Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 20th of May 2020. तो 20 मई 2020 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे. Before we start, those who want to join the TEMS portal or those who want to get our current affairs PDF, they can get that from the links in the description and comment section below. Those who want to join us on our social media platforms, they can join us from the links given in the description comment section below. नीचे जो हमारा टेलीग्राम चैनल है या जो हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आपको लिंक नीचे दी हुई है, आप प्लीज़ वहाँ से हमको ज्वाइन कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट. पहला क्वेश्चन है पैंगोंग सो इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स. तो पैंगोंग सो इनमें से कौन से रीजन में लोकेटेड है? ऑप्शंस आर ए लद्दाख, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश या डी अरुणाचल प्रदेश. Question number 2 is which of the following is true regarding happy hypoxia sometime in news recently. Happy hypoxia इनमें से किसको कहते हैं? First is it is a form of oxygen deprivation where the patient detects it early. B, under these conditions patient will have oxygen levels below 80 or 70% and appear second option is and appear extremely ill. C is at acutely low oxygen levels there was a high risk of acute respiratory distress and organ failure, या D none of the above. इसका आंसर है, एक एक करके मैं बताता हूँ. पहला क्वेश्चन जो पैंगोंग सो पूछा उसका आंसर है ए लद्दाख. ये तो आप सबको पता होना चाहिए. अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में भी था कि पैंगोंग सो रीजन के नियर बाय जो चाइनीज़ फोर्सेस थी वो आ गई थी, है ना. दूसरा क्वेश्चन जो है हैप्पी हिपॉक्सिया, तो एक्चुअली ये डिटेक्टेड अर्ली है इसलिए गलत है. ये डिटेक्ट बहुत लेट होता है. सेकंड ऑप्शन में एक्चुअली ये होना चाहिए था. जब 80 से 70% ऑफ ऑक्सीजन लेवल नीचे आ जाता है उसके बाद भी वो डिटेक्ट ना हो, डिटेक्ट लेट हो, तो वो हैप्पी हिपॉक्सिया या साइलेंट हिपॉक्सिया कहलाता है. Question number 3 is the US Food and Drug Administration has recently gave emergency approval to the use of drug remdesivir. तो remdesivir को अप्रूवल दिया गया था अभी US Food and Drug Administration द्वारा. आपको ये बताना है कि remdesivir was originally developed to treat which of the following diseases? A is malaria, B is tuberculosis, C is hemophilus इन्फ्लुएंजा या डी नन ऑफ दी अबव. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी डी नन ऑफ दी अबव, क्योंकि एक्चुअली ये स्टार्ट जब हुआ था तो हेपाटाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए बना था, लेकिन हेपाटाइटिस में नहीं यूज़ हो पाया, तो ये फिर ओरिजिनली इबोला के लिए यूज़ हुआ है. ठीक है ना. तो 2014 में जब इबोला वायरस का आउटब्रेक हुआ तो उस समय इसको इबोला के लिए यूज़ किया गया था, तब की बात है. ठीक है ना. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड रिमेंबर. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 3 क्वेश्चंस. Let's start the news analysis part now. The first news is regarding Health Ministry issuing new guidelines for the workplaces. अब नई guidelines release की Health Ministry ने. तो सबसे पहले देखते हैं कि Union Health Ministry ने क्या कहा है. First thing is that there is no need to close the entire office. There is no need to close the entire office or building or halt work if 1 or 2 cases are detected. A large outbreak would require that the building be shut down for 48 hours and disinfected if it's stated. तो वर्क प्लेसेस के लिए उन्होंने कहा था कि ऐसे आप ज़रूरी नहीं कि आपको पूरा का पूरा ऑफिस प्रेमाइस बंद करने की जरूरत है. अगर आपको केसेस मिल जाते हैं तो फिर आप उसको 48 घंटे के लिए बंद करो और उसको डिसइंफेक्ट करो. दूसरी चीज़, द गाइडलाइंस मेक इट मैंडेटरी टू मेंटेन अ फिजिकल डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 1 मीटर टू बी फॉलोड एट ऑल द टाइम्स अलॉन्ग विद द यूज ऑफ फेस कवर्स और मास्क. तो 1 मीटर का डिस्टेंस आपको हमेशा बना करके रखना है अलॉन्ग विद द यूज ऑफ फेस मास्क और फेस कवर्स. ओके. ICMR टू रीलुक. अब यहाँ पे ICMR रीलुक करेगा बेसिकली हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के बारे में. कोई डिसीजन अभी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का नहीं लिया गया. एक्चुअली ये स्टार्टिंग में जब कोविड-19 आया तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को एक गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा था कि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल आएगी आने वाले समय में इन ऑर्डर टू ट्रीट द कोविड-19, बट अभी उसमें कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा है ICMR द्वारा. अब ICMR न्यूज़ में तो उसके बारे में बताता हूँ. ICMR स्टैंड्स फॉर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च. ये एपेक्स बॉडी है इंडिया की जो कि फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च का काम करती है. इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडीज इन द वर्ल्ड की एक बहुत पुरानी और बहुत ज़्यादा बड़ी रिसर्च बॉडी, मेडिकल रिसर्च बॉडीज़ में से एक है ICMR. इट इज़ फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. ओके. तो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत ये बेसिकली कहना चाहिए आपका इसका जो फंडिंग है वो आता है. स्टार्टिंग में ये 1911 में बनाई गई थी, 1911 में बनाई गई थी. तब इसका नाम था इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, इरफा इसका नाम था, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन 1911 में. ओके. एंड 1949 जब आज़ादी के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद इसका रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो 1949 में फिर इसका नाम बदल करके इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कर दिया गया. एंड फिर इसके स्कोप एंड फंक्शंस को भी और ज़्यादा बढ़ा दिया गया. तो 1911 में बना था, लेकिन
1949 में ICMR के नाम से आया। ICMR जो है वो एपेक्स बॉडी है जो कि फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन का काम करती है मेडिकल रिसर्च के। देन इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडीज इन द वर्ल्ड। इट इज़ फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि आपको दिमाग में बिठा के रखना है। होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज फैक्ट्स। ओके, आगे मूव करते हैं। 3 लाख इवैक्यूएटेड एट अम्फान हर्टल्स टुवर्ड्स बंगाल कोस्ट। तो आज सबको पता है कि जो साइक्लोन अम्फान है, ओके, तो जो साइक्लोन अम्फान है कैटेगरी 5 का साइक्लोन हो गया था, कैटेगरी 5 साइक्लोन। और मैंने कल भी आपको बताया था कि जो कैटेगरी होती है साइक्लोन्स की वो सैफिर सिम्पसन स्केल की यानी कि इंटेंसिटी की स्केल में देखा जाता है। तो सैफिर सिम्पसन जो स्केल होती है वो इंटेंसिटी का काम करती है। तो ये भी याद रखना कि सैफिर सिम्पसन स्केल, अगर आपसे कोई पूछे कि सैफिर सिम्पसन स्केल किससे रिलेटेड है, तो स्टॉर्म की इंटेंसिटी के लिए है। और उसमें स्पीड जितनी रहेगी या उसकी जितनी इंटेंसिटी रहेगी उसके बेसिस पे पता चलेगा कि किस कैटेगरी का है। तो जहाँ 200 के ऊपर आसपास स्पीड पहुँचती है तो वो कैटेगरी 5 का हो जाता है ना। और कैटेगरी 5 का ही अम्फान जो है वो साइक्लोन है। बहुत रेयर साइक्लोन्स हैं जो कि कैटेगरी 5 में जाते हैं। अदरवाइज इंडिया में जैसे है कि एक्सट्रीमली सीवियर जो साइक्लोन होते हैं कैटेगरी 4 के साइक्लोन कहलाते हैं। एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन जो होते हैं कैटेगरी 4 के कहलाते हैं। अब देखो एक और चीज़ बताता हूँ, इंटेंसिटी क्यों बढ़ जाती है। देखो इंटेंसिटी जो डिपेंडेंट है वो डिपेंडेंट है जो सी सरफेस है उसके टेम्परेचर पे। सी सरफेस का टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो इंटेंसिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस बार बे ऑफ बंगाल रीजन का जो टेम्परेचर था वो काफ़ी ज़्यादा था, 32-33 डिग्री के आसपास चल रहा था। तो सी सरफेस के टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है। अगर वो ज़्यादा रहेगा तो इंटेंसिटी भी ज़्यादा रहेगी। सो दैट वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन जिस कारण से ये ऐसा हुआ है बेसिकली, ठीक है ना। सुपर साइक्लोन अम्फान has weakened slightly and is expected to make landfall between दीघा in West Bengal and हाटिया आइलैंड in बांग्लादेश। तो ये लोकेशन भी याद रखना, हाटिया आइलैंड की। अगर आपसे पूछे कि हाटिया आइलैंड कहाँ लोकेटेड है, फिर वो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में देके आप कंफ्यूज करेंगे। याद रखिएगा कि हाटिया आइलैंड जो है वो वेस्ट बंगाल में है और दीघा जो है वो हाटिया आइलैंड जो है सॉरी वो बांग्लादेश में है। तो हाटिया आइलैंड आपका बांग्लादेश में है और दीघा जो है वो वेस्ट बंगाल में है, ठीक है ना। तो दीघा वेस्ट बंगाल में है, हाटिया आइलैंड आपका बांग्लादेश में है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है ना। तो दिस इज़ अनदर थिंग विच वॉज इंपॉर्टेंट। और अभी एक कैटेगरी 5 का था, फिर कैटेगरी 4 में कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे, इसकी जो स्पीड है वो घटती जा रही है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, दैट इज़ अनदर थिंग विच यू शुड रिमेंबर। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे NDRF के बारे में भी आएगा तो हम उसकी बात भी कर लेंगे। ओके, दैट विल कम इन द नेक्स्ट पेजेस। NDRF के बारे में आने ही वाला है, इस पेज में भी था लेकिन वो हम नेक्स्ट पेज में डिस्कस करेंगे अगली न्यूज़ आइटम के साथ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस, आगे की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है। लॉकडाउन स्टॉल्ड न्यू AWS डिप्लॉयमेंट। अब यहाँ पे बेसिकली न्यूज़ ये है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है कि जब केरला फ्लड्स आए थे, जब केरला फ्लड आए तो उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो AWS यानी कि ऑटोमेटेड वेदर स्टेशंस लगाएंगे केरला के आसपास, ऑटोमेटेड वेदर स्टेशंस लगाएंगे। अब IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ये कहना है कि ड्यू टू कोविड-19, जो कोविड-19 आया है उस कारण से इस AWS प्रोग्राम में यानी कि जो ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन है इनके इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लगेगा या डिले होगा, ठीक है ना। सो दैट इज द थिंग विच दे हैव सेड। नाउ व्हाट आर द फैक्ट्स रिगार्डिंग IMD, ये बता देता हूं आपको मैं। IMD जो है वो नेशनल मीटरोलॉजिकल सर्विस है कंट्री की एंड चीफ गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि डील करती है विद द मीटरोलॉजी, सीस्मोलॉजी एंड एसोसिएटेड सब्जेक्ट्स। तो याद रखिएगा IMD जो है वो सिर्फ मीटरोलॉजी से नहीं डील करती है, वो सीस्मोलॉजी से भी डील करती है। बनी थी 1875 में। कब बना था ये? 1875 में बना था, 1875 में। इट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। अगर आपसे कोई पूछे कि IMD कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर काम करता है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। मैंडेट अगर देखें तो अंडरटेक मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस एंड प्रोवाइड करंट इन्फॉर्मेशन एंड फोरकास्टिंग इन्फॉर्मेशन फॉर मोस्ट फेवरेबल ऑपरेशंस ऑफ वेदर डिपेंडेंट एक्टिविटीज सच एज इरिगेशन, एग्रीकल्चर, एविएशन, शिपिंग एक्सेट्रा। मतलब कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फॉर रिगार्डिंग योर वेदर डिपेंडेंट एक्टिविटीज, जैसे कि इरिगेशन हो गई, एग्रीकल्चर हो गई, एविएशन हो गई, इन सब के लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। देन दे ऑफर वार्निंग अगेंस्ट सीवियर वेदर फिनोमिना ऑल्सो। वो वार्निंग प्रोवाइड करने का काम भी करते हैं सीवियर वेदर फिनोमिना के केस में। दे प्रोवाइड मेट्रोलॉजिकल रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स नीडेड फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एक्सेट्रा। तो एग्रीकल्चर इन सब में मेट्रोलॉजिकल रिलेटेड जो डेटा है वो प्रोवाइड करने का काम करता है। देन दे इंगेज इन द रिसर्च इन मेट्रोलॉजी एंड अप्लाइड सब्जेक्ट्स। देन दे डिटेक्ट एंड लोकेट अर्थक्वेक्स एंड इवेल्युएट द सीस्मिसिटी। तो ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। IMD जो है
वो आपका यहाँ पे सीस्मिसिटी से भी रिलेटेड है, मतलब सीस्मोलॉजी से भी, मीटरोलॉजी तो है ही, सीस्मोलॉजी से भी रिलेटेड है। तो ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में जब आएगा तो हो सकता है आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाए, आपको लगेगा कि सीस्मोलॉजी से IMD क्यों रिलेटेड होगा, लेकिन ये रिलेटेड रहता है। अब ये क्यों बेसिकली इन्होंने AWS वाली बात की, क्योंकि अभी जो आपका केरला है उसने कल की न्यूज़ में मैंने आपको बताया था कि 4 अलग प्राइवेट बॉडी से वो डेटा लेगा, सिर्फ IMD से नहीं लेगा, वो 4 प्राइवेट मेट्रोलॉजिकल बॉडी से डेटा लेगा। तो वो 4 बॉडीज कौन कौन सी? स्काईमेट वेदर सर्विसेज पहली, विंडी सेकंड, IBM वेदर कंपनी तीसरी एंड अर्थ नेटवर्क चौथी। तो ये 4 प्राइवेट कंपनीज हैं या बॉडीज़ हैं जो मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इनका हेल्प लेगा बेसिकली अब केरला आपका। तो ये भी आपको याद रखना है कि 4 कौन कौन सी हैं? स्काईमेट वेदर सर्विसेज, विंडी, द IBM वेदर कंपनी, द अर्थ नेटवर्क। ओके, तो ये भी 4 का नाम याद रखना। दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ओके, तो यहाँ पे एक जो NDRF का मैं आपको बता रहा था कि NDRF भी न्यूज़ में था, तो मैं उसके बारे में आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। ओके, वेट फॉर दैट। तो ये देखो NDRF के बारे में। NDRF का देखो स्टार्टिंग अगर देखो तो बेसिकली पहले कुछ मैं आपको डिजास्टर मैनेजमेंट का बेसिक बताता हूँ। देखो पहले ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन 2005 आया। ओके, उसके पहले आपका योकोहामा स्ट्रेटजी एक्शन प्लान आया 1994 का। तो 1994 में आपका क्या आया? योकोहामा स्ट्रेटजी प्लान 1994। फिर ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन 2005। ये दोनों जापान वाली जगह हैं, योकोहामा भी और ह्योगो भी आपका जापान का ही है, ठीक है ना। तो आपका योकोहामा स्ट्रेटजी प्लान कब का आया? आपका 1994 में आया। ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन कब आया? 2005 में आया। अभी रिसेंटली सेंडाई भी आया था। तो आपको बताना है सेंडाई कहाँ पर है। ओके, सेंडाई की भी लोकेशन बताइएगा। मैंने आपको योकोहामा की बता दी, की बता दी जापान में, ठीक है ना। तो योकोहामा स्ट्रेटजी प्लान कब आया? 1994। ह्योगो फ्रेमवर्क एक्शन आया 2005 में। अब ये UN द्वारा अडॉप्ट किए गए। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हुए इंडिया में या देखना चाहिए, तो जैसे नेचुरल कैलामिटी आई, उड़ीसा का सुपर साइक्लोन 1999 का आया। देन गुजरात अर्थक्वेक 2001 में आया। देन इंडियन ओशन की सुनामी 2004 में। तो ये तो रिसेंटली जो ये 3-4 इवेंट थे फिर उस समय के, 99 का उड़ीसा सुपर साइक्लोन, गुजरात का अर्थक्वेक 2001 का, और इंडियन ओशन की सुनामी 2004 की। इस कारण से एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाने की बात की गई और 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आता है 26 दिसंबर 2005 को। ओके, DM एक्ट जिसको कहते हैं। इसमें 3 तरह की बॉडी बनाई गई। मैंने आपको पहले बताया कई बार कि DM एक्ट में 3 तरीके की बॉडी बनाई गई। एक तो NDMA बनाई गई नेशनल लेवल पे। NDMA नेशनल लेवल बनाई गई, इसको हेड कौन करता है? इसको हेड करता है PM। फिर आपका स्टेट लेवल में SDMA बनाई गई, यानी कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई, इसको हेड कौन करता है? इसको CM हेड करता है। देन आपका DDMA बनाई गई, यानी कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको DM हेड करता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि कलेक्टर आपका हेड करता है, ठीक है ना। तो ये 3 लेवल की बॉडी बनाई गई थी ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में, ठीक है ना। अब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है उसमें स्टैट्यूटरी प्रोविजन है फॉर क्रिएटिंग ऑफ अ फोर्स, जिसको हम बोलेंगे नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ओके, तो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स इसी एक्ट के बेसिस पे बनाई गई, स्टैट्यूटरी बॉडी के तरह बनाई गई है। 2006 में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया। इसका फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। 2006 में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। अगर आप कोई मिनिस्ट्री पूछे तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। इट इज द ओनली डेडिकेटेड डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स इन द वर्ल्ड। ओनली डेडिकेटेड डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड की एकमात्र डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है, कहना चाहिए आपको, डेडिकेटेड डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है। इट वर्क्स अंडर द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये किसके अंदर काम करती है? ये NDMA के अंदर काम करती है, ठीक है ना। एट प्रेजेंट लगभग 12 बटालियन है इसके अंदर और 4 का भी अप्रूवल दे दिया गया है, लेकिन 12 बटालियन अभी इसके अंतर्गत हैं। तो दीज वर द फैक्ट्स रिगार्डिंग योर नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एडिटोरियल सेक्शन में आज आपको राहत है, कोई भी एडिटोरियल डिस्कस करने योग्य नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि पहला है द चेंजिंग नेचर ऑफ चाइनीज डिप्लोमेसी। हमको चाइना की डिप्लोमेसी के बारे में बिल्कुल नहीं जाना। UPSC बिल्कुल आपसे नहीं पूछेगा। अगर मेरे को सिर्फ टाइम बढ़ाना हो वीडियो का तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टैंड स्टिल जो है ये स्पोर्ट्स सेक्शन से रिगार्डिंग है, यहाँ पे भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। यूनिटी फॉर पावर इजराइल के राइवल पावर्स के ऊपर है, वो भी डिस्कस नहीं करेंगे। पाकिस्तान एज बोथ टेरर परपिट्रेटर एंड विक्टिम, तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो हम डिस्कस करेंगे ये दोनों हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं जानबूझ करके बता रहा हूँ बस आपको,
अदरवाइज यहाँ पे भी कोई फैक्ट आपको नहीं मिलेगा। फ्लॉड स्टिमुलस इज जस्टिस डिनाइड, ये बेसिकली आप बोल सकते हैं कि एक तरीके से आपका ऐसे का टॉपिक हो सकता है, तो ये पूछ सकते हैं। तो अब यहाँ बेसिकली यशवंत सिन्हा ने आर्टिकल लिखा है अतुल के ठाकुर के साथ मिलकर के। बेसिकली इस बेसिक आर्गुमेंट इज दैट कि जो इंडिया में अभी स्टिमुलस पैकेज दिया गया है वो एक तरीके से कहना चाहिए कि 5 एपिसोड्स थे किसी सीरियल के, ओके, तो दे वर नॉट वेरी रियलिस्टिक एंड दे वर नॉट वेरी सेटिस्फाइंग, तो ऐसा यशवंत सिन्हा का कहना है। उन्होंने ये कहा बेसिकली कि जितनी डिमांड, जैसे कि 10% का जीडीपी का आप बोल रहे हो कि 10% की जीडीपी के बराबर आपने अनाउंस किया, बट अगर आप ओवरऑल देखो तो वो 10% से कहीं ज़्यादा कम देखने को मिलेगा, ओके। द रियल पैकेज इज वेरी फार लेस देन द सेट 10%। देन उस ऑथर ने कहा है कि इंडियाज ग्रेट मिडिल क्लास विच इज सफरिंग हैज़ फाउंड नो सोलेस फ्रॉम दिस पैकेज। तो ये जो पैकेज आया इससे जो इंडिया की मिडिल क्लास थी, मिडिल क्लास को कोई सोलेस या मिडिल क्लास को कोई भी ज़्यादा फायदा नहीं मिला। द रीडेफिनेशन ऑफ एमएसएमई, आपने एक रिफॉर्म एमएसएमई सेक्टर में किया कि आपने उसको रीडिफाइन कर दिया। बताया था मैंने आपको कि आप क्या कर रहे हैं, आप टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे करेंगे, और इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ा दिया गया है। पहले क्या था, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर के लिए अलग अलग डेफिनेशन थी, अब उन डेफिनेशन को भी अलग अलग से हटा करके मैन्युफैक्चरिंग सर्विस के लिए दोनों के लिए सेम डेफिनेशन कर दी है माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की। लेकिन ऑथर का ये कहना है कि ये जो रीडेफिनेशन एमएसएमई का, इट हैज बीन लॉन्ग पेंडिंग एंड देयरफॉर यू कैन नॉट कॉल इट अ रिफॉर्म। आप इसको रिफॉर्म नहीं बोल सकते क्योंकि जो चीज़ ऑलरेडी पेंडिंग है तो आप इसको रिफॉर्म क्यों बोलते हैं। देन उन्होंने ये कहा कि कोई मेजर कंसेशन नहीं दिया गया है, देन देयर वाज नो मेजर कंसेशन गिवन। इंडियाज मिडिल क्लास वाज फाइटिंग फ्रॉम मेनी इलनेसेस, बहुत सारी बीमारियां थी मिडिल क्लास को। फॉर एग्जाम्पल उनको कुछ सब्सटेंशियल दिया नहीं गया है, उनकी जो जॉब पे कट है बहुत ज़्यादा हो रही है, जॉब लॉसेस बहुत ज़्यादा हो गया है। देयर इज़ अ शार्प फॉल इन द इनकम एंड अनसर्टेनिटी, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ गई है, इनकम में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है, जॉब लॉसेस बहुत ज़्यादा है। फार्मर्स आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू गेट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस एंड द मेजॉरिटी ऑफ देम आर इन डेट एंड फेस मेनी ऑब्स्टेकल्स। तो ये कुछ इशूज़ हैं जो कि इंडियन मिडिल क्लास, इंडियन फार्मर्स फेस कर रहे हैं। फिर ऑथर ने माइग्रेंट वर्कर्स की प्लाइट को भी बोला कि जो नेशनल लॉकडाउन है, पहली चीज़ जब अनाउंस किया गया तो माइग्रेंट लेबर्स के बारे में कुछ सोचा ही नहीं गया, माइग्रेंट लेबर्स को एक तरह से इग्नोर कर दिया गया। फिर बाद में जब माइग्रेंट लेबर्स का इशू देखने में आया तो उन्होंने फिर सोचना शुरू किया उसके बारे में, क्या करना है क्या नहीं करना है। देन ऑल्सो फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा इनह्यूमेन अप्रोच थी, उनको घर पहुँचाने के लिए जो भी किया गया या उनके लिए जो व्यवस्था की गई, उनके लिए जो शेल्टर फैसिलिटीज़ थी, ये सब ज़्यादा नहीं किया गया, ठीक है ना। बहुत सारे माइग्रेंट लेबर्स हैं जिन्होंने अपना लाइवलीहुड लूज कर दिया है एंड दे आर नाउ फेसिंग द डेथ बाय स्टारवेशन मोर देन डेथ बाय वायरस, ओके। तो डेथ बाय स्टारवेशन ज़्यादा बड़ा इशू उनके लिए। अगर आपने देखा हो तो अभी 12 साल का एक बच्चा जो था तो 3 दिन तक लगातार चलते चलते जिसकी डेथ हो गई। तो ये जो चीज़ें हैं, एक दे आर सम ऑफ द इनह्यूमेन पिक्चर्स विच हैव बीन प्रेजेंटेड इन दिस आउटब्रेक, जो कि इस आउटब्रेक में हमको देखने को मिली। उसके अलावा फिर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि अभी वर्किंग आवर्स जो थे इन वर्कर्स के उनको बढ़ा दिया, ओके, 8 घंटे से बढ़ा करके 12 घंटे कर दिया। मध्य प्रदेश में तो कोई एक्स्ट्रा प्रोविजन भी नहीं किया गया कि उनको कुछ एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा या क्या किया जाएगा, है ना। तो बेसिकली ये सारी जो चीजें हैं, दीज आर द थिंग्स ऑफ एपैथी, दे आर नॉट एम्पैथेटिक थिंग्स, दे आर द साइंस ऑफ एपैथी, और जो कि एक पर्टिकुलर सेक्टर, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्संस के प्रति दिखाया जा रहा है। देन ऑथर ने कहा कि इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट द गवर्नमेंट वुड accord priority to cutting out wasteful expenditure on projects like the Central Vista project, Bullet Train project। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये आप आगे आंसर राइटिंग में मेंशन भी कर सकते हो कि देखो आपको फाइनेंस करना चाहिए था, इनका जो जितना भी प्लाइट था इनको दूर करने के लिए आपको कुछ इन्वेस्टमेंट अलग से पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए था। अब वो आप कैसे बढ़ा सकते थे कि आपके जो वेस्टफुल प्रोजेक्ट है, जिनको कहना चाहिए कि अभी जिनकी जरूरत नहीं है, चाहे हाइट स्पीड रेलवे का प्रोजेक्ट हो, चाहे आपका सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट हो, या फिर आपका फॉर एग्जाम्पल आपका पार्लियामेंट बिल्डिंग का ही प्रोजेक्ट है, पार्लियामेंट बिल्डिंग को बनाने के लिए 1000 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा आएगा। तो इतना अच्छा पार्लियामेंट बना तो हुआ है, आपको नई बिल्डिंग बनाने की जरूरत ही नहीं है ना। अगर आपने देखा है दिल्ली में, अगर हो आपने पार्लियामेंट देखा होगा या गए भी होंगे, दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुली डिजाइंड बिल्डिंग है, उसको आपको ज़रूरत नहीं है कुछ नया बनाने के लिए। तो आप क्यों ऐसे वेस्टफुल कर रहे हो। उसके अलावा आपने किया क्या, आपने बेसिकली किया कि आपने पीएम केयर्स स्टार्ट किया, पीएम केयर्स का यूज़ करके आपने सोचा कि फंडिंग कहीं आएगी, तो आप अपने वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को क्यों नहीं खत्म कर रहे हो। दिस इज द क्वेश्चन दैट हैज़ बीन आस्क्ड बाय द ऑथर, दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड द सेंट्रल बैंक शुड हैव बीन बिजी विद रिस्टोरिंग द हेल्थ ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर एंड ऑल्सो कंसर्न इटसेल्फ विद कंसीडरिंग द सजेशंस ऑफ द फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन। तो उनका ये कहना है बेसिकली कि आरबीआई का जो काम है, आरबीआई का काम ये नहीं
नहीं कि वो इस तरह से चीज़ें देखता रहे कि गवर्नमेंट को किस तरीके से फंडिंग प्रोवाइड हो और मतलब अल्टरनेटिव्स देखते रहे। गवर्नमेंट का आरबीआई का काम बेसिकली है कि वो मॉनेटरी रिफॉर्म्स कर करके बेसिकली जो मॉनेटरी स्ट्रक्चर है कंट्री का उसको मजबूत बनाए। और इसीलिए ऑथर ने सजेस्ट किया कि आपको अपने पुराने जो आपसे पुराने गवर्नर थे, रघुराम राजन हो गए, सी रंगराजन हो गए, उनकी अप्रोच को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। ओके, ऑन अडॉप्टिंग एन अल्ट्रुस्टिक अप्रोच इन प्लेस ऑफ वन ड्रिवन मेयरली बाय फिस्कल एंड इन्फ्लेशनरी कंसर्न। तो आपका कंसर्न सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए, आपका कंसर्न थोड़ा ये अल्ट्रुस्टिक चीज़ें भी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसा ऑथर ने कहा यहाँ पे, स्टिमुलस दैट इज डिलेड, नाउ दिस इज द स्टेटमेंट, की स्टेटमेंट, स्टिमुलस दैट इज डिलेड एंड फ्लॉड। अब दो चीज़ें इन्होंने कहा, जो फिस्कल स्टिमुलस दिया गया है, एक तो वो डिलेड है, मतलब कि वो तो देर से आया, दूसरा वो फ्लॉड भी है, उसमें कुछ बहुत सारी कमियां भी हैं, एंड इट इज टेंटामाउंट टू जस्टिस डिनाइड, देयरफॉर इट इज इक्विवेलेंट टू जस्टिस बीइंग डिनाइड। इसी आर्टिकल के साथ अगर हम जोड़े दूसरा आर्टिकल जो कैलस रिस्पॉन्स है, वो भी माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर ही है कि जो बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी की वो लेबर की क्लास ही है। अगर आप देखो तो सिटीज़ का डेवलपमेंट कौन कर रहा है, ये बेसिकली लेबर बना रहे हैं ना, उन्हीं के कंधों पे तो ये तैयार हो रही हैं सिटीज़। तो फिर बेसिकली आपको जिस सेक्टर को सबसे अधिक ध्यान देने की ज़रूरत थी, यानी कि जो डिमांड का, सप्लाई का ये पूरा इशू चलता है, तो अगर आप चाहो तो अगर आप लेबर सेक्टर में या माइग्रेंट वर्कर्स में या वर्कर सेक्टर में अगर आप डिमांड इंक्रीज कर सको तो बहुत ज़्यादा आप कंट्री की इकोनॉमी को ऊपर कर सकते हैं। तो आपको उनको इकोनॉमी में अगर हिस्सा बनाना है, उनको अगर आपको डिमांड बढ़ानी है, तो आपको उनकी जो अमाउंट है उनके पास, उनके हाथ में जो डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ानी चाहिए। बट आप कर क्या रहे हो, आप उनके और ज़्यादा इनकम कट करवा रहे हो, है ना, उनको और ज़्यादा आप वनरेबल कंडीशन में छोड़ रहे हो। तो दीज आर द थिंग्स विच हैव बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। और उन्होंने ये भी कहा कि कोई प्रोटेक्शन नहीं है इंटर जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको, एक इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 1979 मात्र की चीज़ थी, जिसे अब दोबारा से अब उसको भी रिफॉर्म करने के नाम पे उसको भी हटा दिया जाएगा, ठीक है ना। वो ऑलरेडी अपने आप पे सफिशिएंट नहीं था, लेकिन अब उसको भी नहीं रहने दिया जाएगा। दिस इज व्हाट द ऑथर सेड। दूसरा आर्टिकल जो एक्ट जो है, जो कि ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 का, दे हैव बीन प्रूव्ड एज एन आई वॉश। वो बेसिकली एक तरीके से कहना चाहिए कि किसी काम के नहीं, वो सिर्फ आंखों को धोखा देने वाली चीजें हैं। ओके, एंड दे प्रोवाइड लिटिल प्रोटेक्शन टू द डिसलोकेटेड वर्कफोर्स ऑन द ग्राउंड। अगर आप ग्राउंड में देखो तो बहुत कम प्रोटेक्शन वो प्रोवाइड करते हैं टू द माइग्रेंट वर्कर क्लास। ना एक फैक्ट और नीचे था कि बाय सम एस्टिमेट जो माइग्रेंट वर्कर है वो देश की 10% ऑफ द जीडीपी को मतलब कहना चाहिए कि वो बनाते हैं, देश की 10% जीडीपी का हिस्सा वही है। तो अगर आप 10% जीडीपी का हिस्सा है, यानी कि देश की 10% जीडीपी आप बनाते हो, तो एटलीस्ट गवर्नमेंट 1% तो आपके पीछे खर्च कर ही सकती थी, है ना। आपको अच्छा करने के लिए गवर्नमेंट एटलीस्ट 1% तो उस जीडीपी का आपके पीछे खर्चा कर सकती थी। दिस हैज़ बीन आस्क्ड बाय द ऑथर। सो दीज वर द टू एडिटोरियल्स जो कि हमने आज डिस्कस किया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। सो यू कैन मूव विद मी एज वेल। ओके, सो मैं सोच रहा हूँ कुछ अब रिवीजन का प्लान बनाया जाए आप लोग का, है ना, क्योंकि डिले भी हो गया है यूपीएससी, थोड़ा रिवीजन का प्लान बनाते हैं ना। इंडिया यूएस टू कोलैबोरेट ऑन वैक्सीन ट्रायल्स। इंडिया और यूएस जो है वो वैक्सीन ट्रायल्स में कोलैबोरेट करेंगे। अब क्यों कोलैबोरेट करेंगे, बेसिकली इंडिया और यूएस के बीच में एक प्रोग्राम चलता है। लेट मी टेल यू अबाउट दैट प्रोग्राम एज वेल। इंडिया और यूएस के बारे में एक प्रोग्राम चलता है, उस प्रोग्राम का लेट मी टेल यू द नेम। ओके, दैट इज वीएपी प्रोजेक्ट। ओके, वीएपी मतलब कि इंडो यूएस वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम। इंडो यूएस वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम, इंडो यूएस वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम, ये इंडिया और यूएसए के बीच में, इसको वैप भी कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि वैप प्रोग्राम रिसेंटली न्यूज में था, किसके रिगार्डिंग है, तो ये वैप जो है आपका इंडो यूएस वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम है। इट्स अ 33 ईयर कोलैबोरेशन बिटवीन यूएस का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, यूएस का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, एंड इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ जो है और इंडिया का जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है उसके बीच में, एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये 3 पार्टनर्स हैं बेसिकली। इसके अलावा और पार्टनर्स में मेजर ये 3 है, यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ, इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, आपका ये कोलैबोरेट करके इंडिया यूएस वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम चल रहा है। 33 ईयर कोलैबोरेशन है बिटवीन द टू। इसी के अंतर्गत जो है इंडिया जो है वो कोलैबोरेट करेगा विद द यूएस ऑन द वैक्सीन ट्रायल। ओके, तो वैक्सीन ट्रायल में वो करेगा। इसके अलावा जो अभी यूएसएआईडी यानी कि यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो है, उसने इंडिया को कुछ वेंटिलेटर्स देने की बात की है। सो हमारे प्राइम मिनिस्टर उनको थैंक्स भी बोला। सो दैट इज द थिंग विच वाज देयर आल्सो।
आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। हॉटर ओशन स्पॉन्स सुपर साइक्लोन्स, तो ये सुपर साइक्लोन का कारण मैंने आपको वैसे फ्रंट पेज में बता दिया है। साइक्लोन्स गेन देयर एनर्जी फ्रॉम द हीट एंड मॉइस्चर जनरेटेड फ्रॉम द वार्म ओशन सर्फेसेस। याद रखिएगा, दे बेसिकली गेन देयर एनर्जी फ्रॉम द हीट एंड मॉइस्चर जनरेटेड फ्रॉम द वार्म ओशन सर्फेसेस। जो वार्म ओशन सर्फेस होते हैं वहां से जो हीट एंड मॉइस्चर डेवलप होता है, वहां से ये ओशियंस अपने, ये साइक्लोन्स अपने पावर जनरेट करते हैं। और इंटेंसिटी मैंने बताई थी सैफिर सैमसन स्केल। और इस बार जो बे ऑफ बंगाल का जो टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा रहा है, 32 से 33 डिग्री के आसपास रहा है। एंड दिस वार्मिंग हैज़ बीन बिकॉज ऑफ द फॉसिल फ्यूल एमिशंस एंड ऑल। इनके कारण जो ओशन है वो आपकी हीट होते जा रहे हैं ना, तो ये भी एक रीज़न है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ओके, आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है। द लास्ट कातिब्स। अब ये कातिब क्या होते हैं? बेसिकली दे आर द दिल्लीज मिनिस्कल कम्युनिटी ऑफ उर्दू एंड अरेबिक कैलीग्राफर। याद रखिएगा, उर्दू एंड अरेबिक कैलीग्राफर की ये लास्ट सर्वाइविंग कम्युनिटी है। कातिब इनको कहा जाता है, कातिब्स का कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, कातिब और कैलीग्राफर। कातिब का मतलब क्या होता है? इट्स अ कैलीग्राफर, जो उर्दू और आपका अरेबिक कैलीग्राफी का काम करते हैं, दैट दे आर कातिब्स, और उर्दू और अरेबिक कैलीग्राफर। ओके, अरेबिक कैलीग्राफी को खत भी कहा जाता है। अरेबिक कैलीग्राफी खत इज हेल्ड हाई रिगार्ड बाय मुस्लिम्स बिकॉज ऑफ इट्स एसोसिएशन विद द कुरान। ओके, तो काफी ज्यादा इसकी वैल्यू की जाती है खत की, यानी अरेबिक कैलीग्राफी की। मोस्ट कातिब यानी कि जो कैलीग्राफर दे लर्न बोथ द अरेबिक एंड उर्दू कैलीग्राफी एज द स्क्रिप्ट्स आर सिमिलर। दोनों की स्क्रिप्ट लगभग अरेबिक एंड उर्दू की सेम रहती है। इस कारण से जो कातिब्स होते हैं बेसिकली दे प्रैक्टिस बोथ द कैलीग्राफीज अरेबिक एंड उर्दू। ओके, सो ये याद रखिएगा, कातिब जो कम्युनिटी है, कातिब के बारे में मैंने आपको बता दिया, दैट इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इसको याद रखिएगा, अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है। यहाँ पे एक फैक्ट और है बेसिकली इसी न्यूज आइटम में कि NSUT यानी कि नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जो दिल्ली में है, उसने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, प्रोजेक्ट किताबत। ओके, प्रोजेक्ट किताबत बेसिकली ये इसी के लिए था, इन्हीं कोलैबोरेशन, इन्हीं बेसिकली जो कैलीग्राफर्स हैं, इसके अलावा जो दूसरी इस तरह की टेक्निक है, ट्रेडिशनल आर्ट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली ये प्रोजेक्ट किताबत स्टार्ट हुआ था। तो प्रोजेक्ट किताबत याद रखिएगा, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ये दिल्ली में है। ये प्रोजेक्ट किताबत इन्होंने लॉन्च किया था इन कोलैबोरेशन विद द US बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इनैक्टस। तो US की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इनैक्टस है, उसके साथ मिलकर के इन्होंने प्रोजेक्ट किताबत लॉन्च किया था। अब इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत इन्होंने बहुत सारे बेसिकली मर्ज कर दिए हैं, जैसे कि मंडला आर्ट है, ओके, मंडल आर्ट है, या तुगरा कैलीग्राफी है। मंडला आर्ट है, तुगरा कैलीग्राफी है, एक्रेलिक पेंटिंग है, इनको इन्होंने मर्ज कर दिया है, ठीक है ना, इसी के साथ। तो ये सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं। यहाँ पे है बिहाइंड न्यू इंसिडेंट्स अ चेंज डायनामिक अलोंग द इंडिया चाइना बॉर्डर। ओके, तो याद रखिएगा, कई लोगों को एक कन्फ्यूजन रहता है, मैं आप क्लियर कर देता हूँ। कई लोगों को लगता है इंडिया चाइना की जब हम बात करते हैं तो हम इंडो चाइना बोल देते हैं ना, कई लोग इसको बोल देते हैं इंडो चाइना। याद रखिएगा, इंडिया और चाइना के लिए इंडो चाइना यूज नहीं होता है। याद रखिएगा, दिस इज नॉट द करेक्ट थिंग टू से। इंडो चाइना नहीं यूज होता, इसको इसके लिए यूज करते हैं सीनो इंडिया। ओके, सीनो इंडिया इज द राइट टर्म विच इज यूज्ड फॉर द इंडिया एंड चाइना रिलेशन। ओके, जब भी यूज होगा तो सीनो इंडिया बोलेंगे, ओके, ना कि इंडो चाइना बोलेंगे। इंडो चाइना का मतलब क्या होता है, जो आपका ये साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है ना, जो आपके ये वियतनाम, फिलीपींस और इन सब के, इनके रिलेशंस विद द चाइना। ओके, इंडो चाइना का मतलब वो होता है इंडोनेशिया, आपका वियतनाम, ये जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, इनके रिलेशन जो चाइना के साथ होते हैं, उनके लिए इंडो चाइना यूज होता है। ओके, तो इंडो चाइना आप मत यूज किया करो, जब भी आपको इंडिया और चाइना के रिलेशंस की बात करनी है आप यूज किया करो सीनो इंडिया यूज किया करो, ठीक है ना। तो ये बेसिकली अभी रिसेंटली अगर आपने देखा होगा कि एक बिल्डअप हुआ था चाइनीज फोर्सेस का इन द देमचोक रीजन। जो देमचोक रीजन है वो कहाँ पर है, आपका लद्दाख में। तो ये भी लोकेशन याद रखिएगा कि देमचोक रीजन अगर आपसे पूछा जाता है वो तो लद्दाख में है। अभी उनका बिल्डअप देखने को मिला। 2005 में प्रोटोकॉल ऑन मोडालिटीज साइन किया गया था दोनों के बीच में। 2005 का प्रोटोकॉल ऑन मोडालिटीज ये क्या बोलता है बेसिकली, दैट नाइदर शैल यूज फोर्स और थ्रेटन टू यूज फोर्स ऑन बोथ द साइड। दोनों में से कोई भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स का यूज करने के लिए ना धमकाएगा ना डराएगा। बोथ साइड्स शैल ट्रीट ईच अदर विद कर्टसी। दोनों साइड से एक दूसरे को कर्टसी के साथ ट्रीट करेंगे एंड रिफ्रेन फ्रॉम एनी प्रोवोकेटिव एक्शन। ये 2005 का प्रोटोकॉल ऑन मोडालिटीज है जो कि ये क्लियर कट कहता है, ठीक है ना। इस न्यूज़ आइटम में मेरे को एक अपॉर्चुनिटी बेसिकली ये मिल जाती है कि मैं आपको कुछ इंडिया और चाइना के बॉर्डर के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बता दूं, है ना।
तो अब आप देखो, मैं आपको इंडिया और चाइना का पूरा बॉर्डर डिस्प्यूट समझा देता हूँ। बेसिकली इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है वो 4 अलग अलग रीजन्स में डिवाइडेड है। ओके, 4 अलग अलग रीजन्स में डिवाइडेड है। सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा होगा वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला रीजन है, LAC वाला रीजन है ना, 520 किलोमीटर का रीजन है। ये आपका लद्दाख वाले रीजन से यहाँ पे बॉर्डर बनता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम वेस्टर्न सेक्टर बोलते हैं। दिस इज नोन एज द वेस्टर्न सेक्टर। अगर आप पूरे इंडिया, अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया चाइना बॉर्डर का वेस्टर्न सेक्टर कौन सा है, तो वो लद्दाख वाला रीजन है जहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आती है, ठीक है ना। वैसे अगर आप बोलो तो इंडिया चाइना के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पूरा ही है। टोटल लेंथ जो होगा इस पूरे बॉर्डर का वो 4057 यानी कि 4057 किलोमीटर की है। 4057 किलोमीटर की टोटल लेंथ जो है। लेकिन जो LAC एक्चुअल वाला जो पार्ट रहेगा वो आपका ऊपर कहला जाता है, और मैकमोहन लाइन वाला जो पार्ट है वो ये वाला पार्ट आता है। जो अरुणाचल प्रदेश के एंड में मैकमोहन लाइन बोलते हैं ना, उसमें मैकमोहन लाइन, तो वो यहाँ वाला पार्ट रहता है, ठीक है ना। तो ये भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो अब क्या होता है कि ये 520 किलोमीटर का जो ऊपर LAC वाला रीजन है, लद्दाख से आपका जहाँ बॉर्डर पड़ता है, वो आपका वेस्टर्न सेक्टर कहलाता है, ठीक है ना। वेस्टर्न सेक्टर हो गया। इसके बाद आता है मिडिल सेक्टर, जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाले रीजन में आता है ना। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाले रीजन में जो आता है वो मिडिल सेक्टर होता है। 554 किलोमीटर का ये बॉर्डर है। ओके, वेस्टर्न सेक्टर टोटल 2176 किलोमीटर का है। ओके, LAC आपका 520 किलोमीटर के ऊपर पड़ती है, बिल्कुल जो लद्दाख वाले रीजन में आपका पड़ता है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला रीजन, वहां 520 किलोमीटर का रहता है। वेस्टर्न सेक्टर पूरा आपका 2176 किलोमीटर का है। ओके, टोटल का टोटल जो आपका पूरा जम्मू कश्मीर वाले रीजन को बीच से कट करता है, मतलब आपका लद्दाख वाले रीजन को कहना चाहिए। अब लद्दाख की यूटी बन गई ना, तो वो लद्दाख वाले रीजन से जो पूरा पास होता है वो 2176 किलोमीटर का है। देन आपका मिडिल सेक्टर जो है वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से निकलता है, 554 किलोमीटर, 554 किलोमीटर का। फिर आपका आता है ईस्टर्न सेगमेंट आता है, ईस्टर्न सेक्टर, जो कि आपका सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच में चलता है, ठीक है ना। सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच में चलता है, वो ईस्टर्न सेक्टर कहलाता है। 1327 किलोमीटर का है। और यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है ये मैकमोहन लाइन वाला पार्ट है। थोड़ा और क्लियरली बता दूं तो मैं, जो ये वाला रीजन है सबसे ऊपर, ये तो अपने आपको पता है कि ये हमारा POK वाला रीजन है। ये हमारा जो है ये POK वाला रीजन है, कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला रीजन है, इसको उन्होंने ऑक्यूपाई कर दिया। फिर यहाँ पे शंगमुन, ये वाला जो रीजन है बेसिकली, ये पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके चाइना को दे दिया। ओके, पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया, फिर बाद में ये रीजन चाइना को दे दिया। तो याद रखिएगा, जो अक्साई चीन है, यानी कि ये वाला जो रीजन है ये अक्साई चीन का रीजन कहलाता है। अक्साई चीन इज हेल्ड बाय चाइना, क्लेम्ड बाय इंडिया, लेकिन हेल्ड बाय चाइना। और ये POK है, तो ये POK और अक्साई चीन के बीच में भी जो यहाँ पे जो रीजन था ना, ये इसको भी आपका मतलब पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया था, लेकिन ये उन्होंने किसको दे दिया था, ये उन्होंने चाइना को दे दिया था, ठीक है ना। इसके बाद आपका आता है ये बीच वाला जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर रीजन, यहाँ पे भी डिस्प्यूटेड बॉर्डर है आपका, किसके साथ, हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पे उत्तराखंड है, और यहाँ पे भी डिस्प्यूटेड बॉर्डर है हमारा। फिर नीचे यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में भी डिस्प्यूट है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को भी साउथ तिब्बत का पार्ट मानते हैं, तिब्बत को चाइना का पार्ट मानते हैं। देन लास्ट में आपका इधर मैकमोहन लाइन, ये आपको दिख रहा होगा ना, ये मैकमोहन लाइन यहाँ पे इस वाले रीजन को कहते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ जो है इंडिया और चाइना के बीच का बॉर्डर डिस्प्यूट है, बॉर्डर एरियाज हैं, किस तरीके से उनका डिवीजन है, ईस्टर्न पार्ट कौन सा है। एटलीस्ट आपको ईस्टर्न वेस्टर्न ये सारी चीज़ें समझने में दिक्कत नहीं होगी ना, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आप याद रखना कि ईस्टर्न वेस्टर्न और जो ये वाले पोर्शन है वो कौन से पोर्शन है, ये अगर आपको पता है तो काफ़ी कुछ ठीक रहेगा। सो दैट वाज देयर अ गुड ईयर फॉर ऑलिव रिडली टर्टल्स। ये जो साल था काफ़ी अच्छा साल था। तो एक बार ऑलिव रिडली के बारे में बताता हूँ। ये वल्नरेबल आइस स्टेटस है इनका। हैबिटाट अगर देखो तो इनका वार्म एंड ट्रॉपिकल वाटर्स प्राइमरली इन द पैसिफिक, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन वाला रीजन आता है इनका। देन दे गेट देयर नेम फ्रॉम ऑलिव कलर्ड कैरापेसेस, उनका जो नाम आता है वो ऑलिव कलर्ड कैरापेसेस कारण आता है। अरीबाड़ा, इनको जो सिंक्रोनाइज्ड नेस्टिंग है, इनकी मास हैचिंग होती है, वो अरीबाड़ा कहलाती है। देन ऑपरेशन ओलिविया चलता है ऑलिव रिडली टर्टल के प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग बाय इंडियन कोस्ट गार्ड, जो इंडियन कोस्ट गार्ड हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती हैं, उनके द्वारा चलाया जाता है। देन इनकी जो मेटिंग एंड ब्रीडिंग सीजन है वो विंटर है। दे आर मोस्टली कार्निवोरस, ये मोस्टली कार्निवोरस होते हैं, फीडिंग ऑन क्रिएचर्स लाइक जेलीफिश, स्नेल, क्रैब्स एंड श्रिम्प। याद रखिएगा कार्निवोरस होते हैं, कई लोग कंफ्यूज होते हैं, UPSC ये स्टेटमेंट जरूर देगा अगर ऑलिव रिडली पे क्वेश्चन का। तो थ्रेट इनको पोचिंग के लिए होती है, पेट ट्रेडिंग के लिए होती है, एंड डेवलपमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेस्टिंग बीचेस एंड ऑल। लाइट पोल्यूशन भी एक तरीके से है। घोस्ट नेट आपका है। नेस्टिंग साइट्स जो है इंडिया में कौन कौन सी है, होप आइलैंड, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश की, गहिरमाथा बीच उड़ीसा का, अष्टारंगा कोस्ट उड़ीसा का, ऋषिकुल्या रिवर एंड देवी रिवर का माउथ। दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट इन टुडेज न्यूज़पेपर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट इज इट फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।